नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी के हिंदुत्व पर राहुल की नसीहत की, ओपीएस के मुद्दे पर रामलीला मैदान में फूटे जन आक्रोश की, तेलंगाना में बैकफुट पर आए केसीआर की, वसुंधरा राजे को लेकर मुश्किल में फंसी बीजेपी की, साथ ही जानेंगे 5 राज्यों के चुनावों को लेकर क्या है इलेक्शन कमीशन के बड़े ऐलान, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आम लोगों को लगे महंगाई के एक और बड़े झटके की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर फिर बोला हमला, कहा केंद्र की बीजेपी सरकार कंफ्यूज्ड है, इसे अलविदा कहना होगा। स्वच्छता अभियान को लेकर बीएसपी दानिश अली ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहले दिलों में भरी गंदगी को साफ करना जरूरी। एनसीपी के विभाजन मामले को लेकर शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार पर साधा निशाना, कहा हर कोई जानता है पार्टी का संस्थापक कौन, ईसीआई की सुनवाई में शामिल होंगे शरद पवार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर हुई रायपुर में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, सीएम भूपेश, अजय माकन और शैलजा कुमारी समेत कई नेता हुए बैठक में शामिल। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता हैं। कांग्रेस के ग्राफ के साथ साथ राहुल गांधी के बढ़ते कद ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। आज फिर राहुल गांधी ने बीजेपी के सबसे बड़े मुद्दे हिंदुत्व को लेकर ऐसा वार किया कि बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। तो ऐसा क्या कह गए राहुल गांधी कि बीजेपी के उड़ गए हैं होश? देखते हैं ये रिपोर्ट। इस साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लगे राहुल गांधी लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क करने में जुटे हैं। इस बीच चुनावी राज्यों में राहुल गांधी की रैलियों और जनसभाओं में जुटती भीड़ ने बीजेपी के सभी समीकरणों को पलीता लगा दिया है। राहुल गांधी के बढ़ते कद ने पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस बीच आज उन्होंने 1 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सत्यम शिवम सुंदरम नाम से लेख शेयर किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूबकर उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। राहुल गांधी ने लिखा, कल्पना कीजिए जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इसकी खूबसूरत और भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीचों बीच हम जीने का प्रयत्न करते हैं। इस महासागर में जहां प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है, वहीं भय भी है। मृत्यु का भय, भूख का भय, दुखों का भय, लाभ हानि का भय, भीड़ में खो जाने और असफल रह जाने का भय। इस महासागर में सामूहिक और निरंतर यात्रा का नाम जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते हैं। भयावह इसलिए क्योंकि इस महासागर से आज तक ना तो कोई बच पाया है और ना ही बच पाएगा। लेख में आगे लिखा है, हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है। वह जानता है कि महासागर में तैरने के सबके अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। सबको अपनी राह पर चलने का अधिकार है। वह सभी रास्तों से प्रेम करता है, सबका आदर करता है, उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है। आपको बता दें कि केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। हाल ही में शामिल पार्टियों के कुछ नेताओं ने हिंदुत्व को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। इस बीच राहुल गांधी का सोशल मीडिया पर सत्यम शिवम सुंदरम नाम का पोस्ट महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी को हिंदू धर्म का अर्थ समझा दिया है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को सबक सिखाने का मन बना लिया है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा देखने को मिला है। चुनावों से पहले ओपीएस का मुद्दा बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा करता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर? देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है, क्योंकि देश में ओल्ड पेंशन बंद है, जिसे लेकर लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे। कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा ने भी समर्थन दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले रविवार को पेंशन शंखनाद महारैली आयोजित की गई। इस रैली में भाग लेने के लिए देश भर से सरकारी कर्मचारी दिल्ली पहुंचे थे। कर्मचारियों ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया, तो इसका खामियाजा वो आने वाले चुनावों में भुगतेगी।
कर्मचारी अपने वोट की ताकत से सरकार ही बदल देंगे। आपको बता दें कि जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिससे कर्मचारियों में काफी रोष है। सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि जो युवा साथी सरकारी सेवा में 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना से वंचित रखा गया है। नई पेंशन योजना उन पर जबरन थोपी गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ओपीएस के मुद्दे को नजरअंदाज करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। इधर तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस पर भारी नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ती ताकत से सत्ता पर काबिज बीआरएस हिल गई है। सीएम केसीआर के लिए अपनी सत्ता बचाना मुश्किल नजर आ रहा है। बीआरएस नेताओं की बगावत से केसीआर बैकफुट पर आ गए हैं, तो कैसे अपने ही घर में घिर गए हैं केसीआर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में सत्ता पर काबिज भारत राष्ट्र समिति यानी वीआरएस को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को गच्चा देते हुए एमएलसी काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीआरएस में कुछ दिन पहले विधायक मयनामपल्ली हनुमंत राव ने पार्टी से किनारा कर लिया था। अब एमएलसी काशी रेड्डी नारायण रेड्डी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सीएम केसीआर के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक वीआरएस को अलविदा कहने वाले नारायण रेड्डी विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी से इस्तीफे देने से पहले हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके साथ ही संभावना इस बात की जताई जा रही है कि नारायण रेड्डी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट की जुगत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को लिखे अपने इस्तीफे पत्र में एमएलसी रेड्डी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि तेलंगाना का विकास कांग्रेस पार्टी की छत्रछाया में ही हो सकता है। उन्होंने अपने पत्र में सीएम केसीआर को लिखा है, कांग्रेस और सोनिया गांधी की 6 गारंटियों ने मुझे आशा दी है कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस के जरिए अपने विकास को देखेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेरे कार्यकाल के दौरान आपके सभी समर्थन के लिए धन्यवाद वीआरएस। मैं वीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। तेलंगाना के सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी वीआरएस में खासी हलचल है। अभी 10 दिनों पहले ही मलकाजगिरी के विधायक और वीआरएस के वरिष्ठ मयनामपल्ली हनुमंत राव ने अपने बेटे को सीट देने से इनकार करने पर वीआरएस छोड़ दी थी। बीते गुरुवार को हनुमंत राव और उनके बेटे रोहित विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जानकारी के अनुसार वीआरएस के किले में सेंध लगाने वाली कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में वीआरएस छोड़ करके आए हनुमंत राव को उनके बेटे रोहित को टिकट दे सकती है। आपको बता दें कि तेलंगाना की 119 सदस्यीय विधानसभा के लिए दिसंबर 2023 में या उससे पहले चुनाव होने तय हैं। ऐसे में तेलंगाना में इस वक्त सियासी गहमागहमी अपने चरम पर है। बीआरएस के सामने कांग्रेस इस वक्त बड़ी चुनौती बन गई है। तेलंगाना से सीएम केसीआर की विदाई तय मानी जा रही है। वहीं राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी की हार तय कर दी है। राज्य में बीजेपी की मुश्किलें कांग्रेस से ज्यादा पूर्व सीएम वसुंधरा ने बढ़ा रखी हैं। तो कैसे बीजेपी का खेल बिगाड़ रही हैं वसुंधरा, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में 2 बार सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे करना बीजेपी को भारी पड़ रहा है। पिछले 2 महीने से जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उनमें साफ हो गया है कि कांग्रेस जो पहले बीजेपी से पीछे थी अब वो आगे निकल गई है। तो दूसरी तरफ राजे की अहमियत भी पार्टी जानती है, लेकिन उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं है। इसी टकराव के चलते बीजेपी अभी तक राजस्थान में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। दरअसल बीजेपी आलाकमान राजस्थान विधानसभा चुनाव में गुजरात और एमपी की तरह प्रयोग करना चाहता है। बड़े स्तर पर पार्टी के पुराने नेताओं की टिकट काटने की तैयारी भी है, लेकिन राजे इसके लिए तैयार नहीं है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी ये मुद्दा उठा। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान को लेकर पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी, लेकिन राज्य के तेवरों के चलते अब पार्टी उन सीटों पर टिकट घोषित करने की तैयारी में है जहां विवाद नहीं है, यानी जहां पुराने उम्मीदवारों को टिकट काटे जाने पर राज्य को परेशानी नहीं है, और इसी कारण पार्टी अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों के नाम नहीं तय कर पाई है। दरअसल 27 सितंबर को जयपुर में जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष के साथ हुई मीटिंग में वसुंधरा ने सीएम फेस बनाए जाने के मामले पे तो अपने पैर पीछे खींच लिए, लेकिन उम्मीदवारों को लेकर वो समझौते के लिए तैयार नहीं दिख रही हैं। वसुंधरा के सख्त तेवर राजस्थान चुनाव में मोदी और शाह पर भारी पड़ने वाले हैं। इधर चुनाव आयोग ने भी राजस्थान चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं।
4 चुनावी राज्यों का दौरा करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में ये टीम 3 दिन से राजस्थान में डेरा डाले हुए है। आज राजस्थान चुनाव को लेकर राजीव कुमार ने मीडिया से बात की, तो क्या कहा है चुनाव आयुक्त ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि पिछले दिनों हमने सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की केंद्र एजेंसियों के साथ विस्तृत चर्चा की। इसके बाद डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हर वोटिंग बूथ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन शांतिपूर्ण माहौल में निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रलोभन मुक्त चुनाव मतदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान के मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जरूर आएं। हमारी कोशिश है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं और नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज मीडिया से मुखातिब हुए और कहा, इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहा है, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए वोट दे सकते हैं। 80 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए ये सुविधा लागू की गई है। खबरों के मुताबिक राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.08 लाख है। इसके अलावा राजस्थान में 100 से ज्यादा की उम्र वालों की संख्या करीब 18,400 है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिनों के अंदर इस फॉर्म को भरना होगा। इसी के साथ फिजिकल डिसेबिलिटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 5 अक्टूबर तक फाइनल मतदाताओं की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा सी-विजिल ऐप बनाई गई है, जिसमें कुछ भी बूथ पर हो रहा हो उसकी फोटो क्लिक करके भेजना है और उसके बाद 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। 5 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी कमर कस ली है। इधर मणिपुर को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। मणिपुर पिछले 5 महीनों से जातीय संघर्ष की आग में सुलग रहा है। हालात जस के तस बने हुए हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार राज्य में शांति स्थापित नहीं कर पाई है। अब हालात ये हो गए हैं कि राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ये भी बता दिया है कि जनता में पीएम मोदी को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो कैसे मणिपुर की जनता ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा, देखते हैं ये रिपोर्ट। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर करीब 5 महीनों से हिंसा की आग में झुलस रहा है। हिंसा को लेकर अब बीजेपी ने अपनी ही सरकार को कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी की मणिपुर इकाई ने लगातार हो रही हिंसा के मद्देनजर अब पार्टी चीफ जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि मणिपुर के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि राज्य सरकार अब तक जातीय संघर्ष को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मणिपुर बीजेपी की अध्यक्ष शारदा देवी, उपाध्यक्ष चौधरी चिदानंद सिंह और